हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएफ क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पार्ट 2। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से। पहले हम जान लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक इज ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वी आर स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आईफोन का। ठीक है, चलो तो ऐसा समझो कि आपने एक कंपनी शुरू कर दी है फ़ोन बनाने की, जिसका नाम है एप्पल। ठीक है, और आपने फ़ोन का नाम रखा है आईफोन 12। ठीक है, नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, महंगा वाला फ़ोन है। ओके, चलो अब तुम्हारे माइंड में एक डिलेमा ये है कि यार फ़ोन लॉन्च तो कर रहे हैं बट इसको बेचे कितने में। ठीक है, अब बेचने के लिए तुमने ये सोचा अगर फ़ोन की कॉस्ट पता चल जाए एक बार, ये फ़ोन बन कितने में रहा है, तो फिर इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको कॉस्ट पहले मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये बनता कितने में है। तो कॉस्ट मैं बता दूं, इसको बनाने में तुमको पहले तो मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है। एग्जाम्पल स्क्रीन, फ़ोन का रैम, कैमरा, बैटरी, कवर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समझ लो ये सब मिला के ये कुछ 25,000 रुपये का आइटम है। 25,000 रुपये में सारे मटेरियल्स लग जाएंगे। फिर इसके बाद वर्कर्स आ गए। वर्कर्स को वेजेस देनी पड़ेगी, जो मशीन में काम कर रहे होंगे, मशीन ऑपरेटर्स या फ़ोन असेंबल कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनको मैंने दे दिया वेजेस। वेजेस इज 5,000 रुपया पर फोन। ठीक है, हम एक फ़ोन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, आईफोन 12 पर फोन वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ फोन। इसके अलावा सोचो ज़रा, कंपनी का इतना ही खर्चा तो नहीं होगा ना। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का एक बड़ा सा बिल्डिंग वगैरह होगा, फैक्ट्री होगा जिसका रेंट जा रहा होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जिसकी सैलरी जा रही होगी। ठीक है, मशीन्स वगैरह बहुत है, उनके मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत होगा। तो ये बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, टिपिकली रेंट, सैलरी, मेंटेनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, और इनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। कंबाइंड करके हम इसको बोल सकते हैं ये ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया कि हर महीना, एवरी मंथ, ओके, ओवरहेड्स पर मंथ आई एम सेइंग। ऑब्वियसली तुम सोचो रेंट का खर्चा पर मंथ होगा। ठीक है, सैलरी का खर्चा पर मंथ होगा, मेंटेनेंस वगैरह जो तुम पे करोगे वो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है, हर महीने मान लो तुम मेंटेनेंस करवा रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मंथ आएगी। तो ओवरहेड्स बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं पर मंथ होता है। और ये जो बाकी खर्चे हैं, मटेरियल एंड वेजेस, ये पर यूनिट लगते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी एक एक फ़ोन में लगेगी। ठीक है, वर्कर्स को मुझे वेजेस एक एक फ़ोन की देनी है, पर आवर के बेसिस पे या एक फ़ोन के बेसिस पे। स्क्रीन हर एक फ़ोन में लगने वाली है, कैमरा हर एक फ़ोन में लगने वाला है। तो ये जो मैंने खर्चा लिखा, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, ये होते हैं पर यूनिट बेसिस पे, मतलब हर एक फ़ोन में ये लगेंगे। वेयरएज़ ओवरहेड्स आर पीरियड कॉस्ट। ठीक है, बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो ये तो महीने के होते हैं। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि तुम्हारा महीने का जो खर्चा जाएगा, ऑब्वियसली छोटी मोटी कंपनी तो चला नहीं रहे हो तुम, तो 1 करोड़ रुपीज पर मंथ इज योर ओवरहेड्स का कॉस्ट। ठीक है, अब ये सोचो कि कस्टमर जो आएगा उससे तुम फोन बेचोगे कितना में। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहला कस्टमर तुम्हारे पास आया, तुमने फोन बना लिया था। ठीक है, पहला कस्टमर तुम्हारे पास आया, उसने पूछा ये फोन कितने में दे रहे हो। ऑब्वियसली प्राइस तुमको डिसाइड करनी पड़ेगी। कस्टमर ने पूछा फोन कितने का, तो तुमने अपने मन में सोचा यार इसको फ़ोन बेचना है, सारे खर्चे रिकवर हो जाने चाहिए। तो तुमको ये ख्याल आया कि मटेरियल लगाया है मैंने इसमें 25,000 रुपये का, वर्कर्स को मैंने दिए 5,000 रुपये, और ओवरहेड्स कहीं ना कहीं लग गया 1 करोड़ रुपये। मतलब रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो 1 करोड़ रुपये लगा हुआ है, ये भी तो रिकवर होना चाहिए। कस्टमर आया, इससे रिकवर करना पड़ेगा। तो तुमने उस कस्टमर को बोला कि फ़ोन का, मन में सोच लिया यार ओवरहेड्स 1 करोड़ क्या है, 30,000 का मेरा मटेरियल एंड वेजेस का खर्चा, तो सब मिला के हो गया 1 करोड़ 30,000। ठीक है, मैं इससे ले लेता हूँ 1 करोड़ 50,000। समझ रहे हो, सारे खर्चे रिकवर होने चाहिए ना। अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन सारे खर्चे कस्टमर से रिकवर करता है। तो तुम ले लोगे इससे 1 करोड़ 50,000, 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी ले लोगे। समझ गए। तुमने इस कस्टमर को बोला देखो तुम अभी हमारे पहले कस्टमर हो, तुमसे हम ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपना खर्चा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैं तुमसे लूंगा। एक फ़ोन 1 करोड़ 50,000 का है,
ठीक है। अभी वो कस्टमर तो पागल हो जाएगा, बोलेगा यार मैं नीता अंबानी थोड़ी हूँ, मुझे डायमंड का फोन थोड़ी चाहिए। हाँ, मुझे नॉर्मल फोन की कॉस्ट बताओ यार, 1 करोड़ का कैसे हो गया? समझ रहे हो? तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नजर आई यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल पर फोन है, वेजेस पर फोन है, तो तुम एक फोन की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो, बट ओवरहेड्स इज नॉट पर फोन। रेंट कभी पर फोन नहीं लगने वाला कि एक फोन बनाओगे तो तुमको लैंडलॉर्ड को जाके रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो महीने का होगा ना। तो तुमको इस रेंट के खर्चे को, सैलरी के खर्चे को, मतलब ओवरहेड्स को भी पर फोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पर मंथ नहीं चलने वाला, पर फोन में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो अब ये एक डिफिकल्टी है। तुम ठीक है, इसका रास्ता भी निकाल लिया, तुमको थोड़ी बहुत कॉस्टिंग तो आती है। तुमने ये सोचा कि चलो ठीक है, 1 करोड़ रुपए का मेरा कॉस्ट है, एक फोन तो नहीं बनाओगे तुम महीने में, बहुत सारे फोन बनाओगे, तो हर एक कस्टमर से लो ना थोड़ा थोड़ा। पहले ही कस्टमर से लोगे तो कोई नहीं आने वाला। तो तुमने सोचा कि यार मैं महीने में कितने फोन बना पाऊंगा। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शायद फोन, ऐसा महंगा फोन यूज करने वाले इस एरिया में कम से कम 1,000 फोन तो बन जाएंगे, 1,000 लोग तो खरीद ही लेंगे। तो तुमने महीने के पहले दिन ये सोचा कि तुम्हारा खर्चा 1 करोड़ तक हो सकता है और तुम 1,000 फोन्स बना के बेच सकते हो मंथ एंड तक। बस इतना तुमको पता होना चाहिए। अब ये सोचो, 1,000 फोन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्चा। ठीक है, पर फोन क्या ओवरहेड्स आ रहा है? तो तुमको ओवरहेड्स को पर फोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ओवरहेड्स पर फोन 1 करोड़ डिवाइड बाय 1,000 फोन्स। ठीक है, चलो 1,000 अगर मैं निकाल दूंगा तो पर फोन ओवरहेड्स आ रहा है। ओवरहेड्स पर फोन इज इक्वल टू ₹10,000। मतलब बाकी के खर्चे एक एक फोन के पीछे अगर मैं देखूं तो 10,000 रुपए आ रहा है। तो तुमको एक कस्टमर से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वसूलने चाहिए, तुम्हारे रेंट के, सैलरी के, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, मेंटेनेंस के, ना कि 1 करोड़ एक साथ एक ही जन से। समझ गए? तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मैंने पिछले लेक्चर में तुमको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट। तुमने क्या किया है, एक ओवरहेड्स जो पर मंथ में था 1 करोड़ रुपीज, उसको तुमने पर फोन में कन्वर्ट कर दिया। 1 करोड़ से 10,000 रुपीज पर फोन, दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड्स पर यूनिट कभी इनकर नहीं करते हम जब भी ओवरहेड्स का पेमेंट करते हैं साल के एंड में या मंथ के एंड में एक पीरियड के लिए पे करते हैं। तो अगर तुमको कहीं भी फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, पर आवर ऐसे कुछ दिख जाए तो तुम समझ जाओ दिस इज अब्जॉर्प्शन रेट। और अब्जॉर्प्शन रेट इस तरह से निकाली हुई है, खर्चे को नंबर ऑफ यूनिट से या फिर नंबर ऑफ लेबर आवर्स से, जितने भी मेथड्स हमने देखे थे उनमें से किसी एक से डिवाइड किया हुआ। ठीक है, इसीलिए डिवाइड करना पड़ता है। अब तुमको एक बार पता चल गया कि तुम्हारा फोन का जो ओवरहेड्स का खर्चा आ रहा है एक फोन का वो 10,000 रुपए है। बस सिंपल सा काम है, जाके ओवरहेड्स 10,000 रुपए ऐड करो फोन में। अब तुमको तुम्हारी सारी कॉस्ट मिल गई। 25,000 रुपीज फॉर मटीरियल्स, 5,000 रुपीज फॉर लेबर एंड 10,000 रुपीज फॉर ओवरहेड्स। 25 प्लस 5 30 प्लस 10 40। तुम्हारा एक फोन 40,000 में बन के कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तुमने सोचा है साल के महीने के पहले दिन। ठीक है, चलो तो ये है तुम्हारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फोन पर यूनिट, पर फोन। ठीक है, तुमको लगा यार कुछ प्रॉफिट भी तो कमाना चाहिए, अभी आईफोन बना रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट मत कमाओ। ठीक है, प्रॉफिट ऐड कर लो जैसे नॉर्मल एप्पल करता है, उसी हिसाब से प्रॉफिट ऐड करो। 60,000 का प्रॉफिट ऐड कर लो, 40,000 की तुम्हारी कॉस्ट है। ठीक है, फोन की कॉस्ट अगर 1 लाख के ऊपर नहीं, 1 लाख से नीचे हुई तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा यार मार्केट में। ठीक है, दिस इज योर सेलिंग प्राइस ऑफ अ फोन। तो इस तरह से कुछ सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है, तुम भी कल को बिजनेस करने जाओगे तो तुमको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। मटेरियल्स एस्टिमेट करना बहुत इजी है कि एक फोन में कितना मटेरियल लग सकता है, एक पर्टिकुलर यूनिट में कितना मटेरियल लग सकता है, वर्कर्स को कितना टाइम लग सकता है। बट ओवरहेड्स पर मंथ होता है, उनको तुमको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज एक एक फोन ही बेचोगे ना। ठीक है, तो पर फोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन रेट। एक बार तुमने अब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली, ठीक है, मटेरियल और लेबर में उसको ऐड कर दो। ऐड करना इज कॉल्ड अब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ओवरहेड्स को तुमने मटेरियल और लेबर के साथ अब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। अगर दो चीजें आपस में तुम ऐड कर रहे हो तो एक्स और वाई ऐड नहीं होता है, ठीक है, एक्स और एक्स ही ऐड होता है, मतलब वो सेम होने चाहिए। तो अगर मटेरियल और वेजेस पर यूनिट है तो ओवरहेड्स पर मंथ कैसे हो सकता है, फिर तो ऐड ही नहीं हो सकता। तुमको समझा? तो तुमको ओवरहेड्स को भी पर यूनिट में करना पड़ेगा ताकि एक्स 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 हो जाए, तीनों पर यूनिट हो जाए। समझ गए? तो ओवरहेड्स को पर यूनिट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन रेट। ये बहुत जरूरी है, इसको समझने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, साल खत्म हो जाता है, एग्जाम आ जाता है, लोगों को समझता नहीं है अब्जॉर्प्शन रेट है क्या, ठीक है। तो शुरू में ही समझ जाओ, बेटर है कि हमको साल के पहले दिन रेट डिसाइड करना होता है, गुड्स का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है, उसमें सारे खर्चे निकालने होते हैं। खर्चे में ओवरहेड्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। अब क्योंकि एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो ओवरहेड्स को भी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज वेयर अब्जॉर्प्शन रेट कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, चलो, आई होप तुमने ये समझ लिया। मैंने पिछले लेक्चर का जो कुछ भी एक्सप्लेन किया था उसके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया। अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ ओवरहेड्स का कैलकुलेशन पार्ट। कि मैंने तुमको जो बताया कि 1 करोड़ रुपीज का कंपनी का ये खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो ये 1 करोड़ रुपीज कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो, तो आई स्टार्ट विथ ओवरहेड्स का कैलकुलेशन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। इसके ऊपर तुमको फुल फ्लेज सम भी आ सकता है 10 मार्क का। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। सॉरी, चलो अब ये समझ लेते हैं यार एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है। चलो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेते हैं, एकदम लॉजिकल सा। तुम अभी सीए इंटर में हो, ठीक है, एग्जाम को कुछ टाइम है, तो बीच में घूमने फिरने भी चले जाते होगे। अभी लॉकडाउन में तो नहीं जा सकते, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यू आर, लेट्स से तुम्हारा एक कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप है। इसमें एक लड़की भी है, 3 लड़के हैं, एक लड़की है बेचारी अकेली। B1, B2, B3 एंड G1, ठीक है। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 एंड गर्ल 1, ठीक है। तुमने चारों ने मिलके घूमने का प्लान किया। अब घूमने का प्लान कुछ यूं था कि बारिश में तुम जाओगे, कहाँ जाते हैं, लोनावला, ठीक है। तो बारिश में तुम जाओगे लोनावला। मुंबई से लोनावला जाओगे, काफी दूर है यार, तो तुमने एक टैक्सी कैब कर ली, ठीक है। चारों जन एक साथ जाओगे, 4 सीटर। इसका फेयर है 5,000 रुपया, आने जाने का 5,000 रुपया, बहुत सस्ते में मिल गया तुमको। वहां पे रहोगे, ठीक है। तो अकोमोडेशन, स्टे का खर्चा, 2-3 दिन रुके तुम समझ लो 15,000 रुपये, सस्ते में काम निपटा लिया तुम लोगों ने। अ, खाना वगैरह खाओगे तो डिनर, फूड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब मिला के, अभी खाना तो तुमने बहुत ज़्यादा ही खाया होगा यार बारिश में, 25,000 रुपये, ठीक है। और कुछ इसमें एक जन लड़की, गर्ल 1, अभी इसको ऐसा लगता है यार मैं किधर भी जाऊंगे ना तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ एक वो निशानी लेके आनी है, ठीक है। बोलते हैं ना, एक हर जगह पे जाते तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आता है। तो इस लड़की को ना ऐसी ऐसी वो प्रॉब्लम है, हर जगह जाती है वहां से कुछ ना कुछ लेके आना ही रहता है इसको। तो इसने एक कुछ गिफ्ट ले लिया, अभी किसके लिए लिया वो मालूम नहीं, ठीक है, बट एक गिफ्ट ले लिया इसने 5,000 रुपए का। ओके, चलो 5,000 रुपये, बस इतने ही खर्चे यार, बाकी और ज्यादा कहाँ से लाओगे, तुम स्टूडेंट हो सबके सब। अब खर्चा कितना हो गया बोलो? 5, 15, 20, 45 एंड 50,000।
ठीक है, 50,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तुम लोग अभी घूम के आ रहे हो, ठीक है, घूम के आ रहे हो, तुम सबके सब स्टूडेंट हो, बहुत मुश्किल से पैसे जमा करते हो। तो होता क्या मालूम है, मैंने देखा है जब ऐसे स्टूडेंट लोग घूमने जाते हैं ना, तो रिटर्न आते वक्त टैक्सी में ही उनका हिसाब किताब चालू हो जाता है कैलसी लेके, और सीए स्टूडेंट हो तो कैलसी तुम्हारे पास होगी, लोनावला भी कैलसी लेके ही गए थे। तो तुमने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, यार 50,000 रुपये में से अभी ना सबका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, चलो फटाफट जिसके जितने बनते लेके आओ। ओके, तो लड़की ने बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, 50,000 डिवाइड बाय 4 करो, हम 4 जन थे, तो एक जन के नाम पे आ रहा है 12,500 रुपये। अब सब लोग 12,500 रुपये निकालो, ठीक है, बस बात खत्म यार, इसमें इतना क्या सोचना। तो लड़के ने बोला नहीं, बॉय वन ने बोला नहीं है, वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, उसने ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्प्शन पढ़ा हुआ था। उसने बोला ऐसे कैसे कर सकती है तू, ये टैक्सी में तो हम सब साथ गए थे, ठीक है, रहे थे हम सब साथ में, खाने का खर्चा हमारा साथ में हुआ था, लेकिन ये गिफ्ट तो तूने अकेले में खुद खुद खरीदा ना, पर्सनल है ये तो गिफ्ट तेरा, ये 5,000 रुपये का जो तेरा गिफ्ट है वो तो तू यूज करने वाली है, हमने कहाँ यूज किया, इसके पैसे तू ही देगी सिर्फ। लड़की ने बोला यार ये बात भी बराबर ही है, ये तो सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ। तो अब तो अब तुमको इस खर्चे को कुछ ऐसे बांटना पड़ेगा, एक काम करो कि ये लड़की के नाम पे पहले ना, तो 5,000 रुपये तो पहले ही दे दो, ये गिफ्ट के, ये जो इसने गिफ्ट खरीदा था। अब बचा कितना, इसमें से 5,000 रुपये का सेटलमेंट हो गया, बचे 45,000। इसको तुमको बाकी 4 लोगों में बांटना है, बिकॉज ये चारों लोगों ने मिलके खर्चा किया हुआ है। तो 45,000 डिवाइड बाई 4, करो जरा कैलकुलेशन करो, 45,000 डिवाइड बाई 4, तुम लोग नहीं करोगे, मैं कर लेता हूँ, रुको। इट इज 11,250 पर पर्सन, 11,250 पर पर्सन। तो बस अब हर एक जन के नाम पे 11,250, 11,250, 11,250 प्लस इसके नाम पे 5,000 तो पहले से ही था, और ऐड करो, तो इसका हो गया टोटल 16,250, और बाकी लोगों का 11,250। क्या ये समझे, पक्का, ठीक है, चलो। इसी एग्जाम्पल में मैं 2 टर्म्स रखने वाला हूं, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, ठीक है। पहले तुमने गिफ्ट का खर्चा, जो कि सिर्फ लड़की ने खर्चा किया था, ठीक है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये खर्चा तो सिर्फ इसने किया, उसको तुमने सिर्फ उस लड़की के कॉस्ट में ही ऐड किया, ठीक है, जो कि इनकी अच्छी दोस्त थी, फिर भी ये लोग माने नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज एलोकेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलोकेशन। और बाकी जो खर्चा जो कॉमन था, सबने मिलके किया था, उसको डिवाइड बाय 4 कर दिया, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट, ठीक है। तो ये जो तुमने काम किया, ये जो 5,000 है ना, ये तुमने एलोकेट किया, उस लड़की को एलोकेट किया, और ये अपोर्शन किया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, समझ में आया, यस, चलो बहुत अच्छा। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, ये एक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया। अब इसको हम थोड़ा सा अपने चैप्टर में लेके आते हैं, ठीक है, ये लड़की कौन है और लड़के कौन है। चलो वी आर स्टार्टिंग नाउ। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलो एग्जाम्पल वन मोर, ये तुम्हारा चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, तो तुमने जो कंपनी बनाई है फोन बनाने की, ये है उसकी बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज आईफोन जो तुम्हारा बन रहा है उसका बिल्डिंग है ये, इसके 3 फ्लोर है, दिस इज फैक्ट्री 1, ठीक है, दिस इज फैक्ट्री 2, F1 F2 दोनों जगह पे कहीं ना कहीं हम बना रहे हैं फोन, ठीक है। चलो मैं एक और फ्लोर ऐड कर देता हूँ यार, यहाँ पे है कैंटीन, अभी एप्पल कंपनी है, तो एम्प्लॉयज का बहुत खास ध्यान रखते हैं ये लोग, कैंटीन वगैरह जो कंपनी में ही है, खाना उधर ही खाने का। उसके बाद देयर इज वन मोर डिपार्टमेंट, ये है स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स में सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी फैक्ट्रीज को,
ये मटेरियल्स मंगा सकते हैं। हाँ, खाने पीने का जो कैंटीन का सामान है वो भी यहीं पे रखा हुआ है, तो उसको भी अगर मंगाना होगा कुछ, ठीक है, ब्रेड वगैरह जो भी हुआ वो यहाँ से मंगा सकते हैं। ये बिल्डिंग के 4 फ्लोर है। इस बिल्डिंग के खर्चे समझो अभी। इस बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपया महीना। नहीं, 50,000 तो बहुत कम हो गया यार, इसमें तो एक फ़ोन भी नहीं बनता। 50 lakhs पर मंथ, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज लेट से 20 lakhs पर मंथ, ठीक है। और क्या खर्चे होंगे सोचो। यस, सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है। और सुपरवाइजर ऐसा है कि वो, उसको खाना बनाने का भी आइडिया है, ठीक है। तो थोड़े टाइम, एक आध घंटे के लिए लंच टाइम पे वो कैंटीन में भी चला जाता है, वो देख लेता है यार खाना कैसे बन रहा है। तो ही इज एन ऑलराउंडर, सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसको हम लोग देते हैं 10 लाख रुपया महीने का। ओके। और बाकी हो गया समझ लो डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, तुम्हारा मशीन वगैरह का डिप्रिसिएशन और मेंटेनेंस, ये है कुछ 20 लाख रुपए एवरी मंथ। तो सब मिला के खर्चा हो गया 1 करोड़ रुपीज पर मंथ, जो मैंने तुमको ऊपर बताया था। ये तुम्हारा ओवरहेड्स है, ठीक है। चलो, अब ये सोचो यार, ये 1 करोड़ का खर्चा पूरी बिल्डिंग का खर्चा है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग का मतलब फैक्ट्री 1 का भी, फैक्ट्री 2 का भी, कैंटीन का भी और स्टोर्स का भी। अभी फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, वेट, ठीक है। दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज S1, दिस इज S2। फैक्ट्री 1 इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, फैक्ट्री 2 इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, कैंटीन इज सर्विस, S is for service, service department 1, एंड stores is service department 2, ठीक है। कैंटीन में बन रहा है खाना और स्टोर्स में रखा हुआ है मटेरियल्स, और ये पूरी बिल्डिंग का एक साथ खर्चा आ रहा है 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। अब तुमको बांटना है खर्चा, ठीक है। बांटोगे कैसे? चलो सबसे पहले रेंट बांटने की बात करते हैं। बताओ, P1 के हिसाब में कितना रेंट जाना चाहिए, P2 के बुक्स में कितना रेंट जाना चाहिए, S1 के बुक्स में कितना और S2 के बुक्स में कितना। ये सोचो जरा, रेंट का खर्चा कैसे होता है। रेंट का खर्चा इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑक्यूपाइड, ओके। तो F1 F2 कैंटीन और स्टोर्स सब ने एक एक फ्लोर लेके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, सबने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, बराबर, ठीक है। तो रेंट भी बराबर जाना चाहिए। तो ये 50 लाख में से एक काम करो, इसके 4 पार्ट कर दो, ठीक है। एक पार्ट 12,50,000 यहाँ, 12,50,000 यहाँ, 12,50,000 यहाँ, 12,50,000 यहाँ, ओके। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी इलेक्ट्रिसिटी का मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइटिंग का खर्चा है, ऐसा समझो, दिस इज लाइटिंग का कॉस्ट, ठीक है। अभी लाइटिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी डेटा नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, कुछ भी डेटा नहीं, तो यू कैन अपोर्शन दीज कॉस्ट बेस्ड ऑन एरिया, ठीक है। कि यार अगर एरिया बराबर है तो लाइट्स भी उतनी लगी होगी, बट समटाइम्स वो लोग नंबर ऑफ लाइट्स देंगे तुमको, कि फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 में ज़्यादा लाइट्स लगी है, कैंटीन और स्टोर्स में उतनी लाइट नहीं लगी है। स्टोर्स में सब सामान रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, फैक्ट्री 1 में 100 लाइट लगी हुई है, ठीक है। ये 100 लाइट्स लगी हुई है। फैक्ट्री 2 में 150 लाइट्स लगी हुई है। कैंटीन में 50 लाइट लगी हुई है, ठीक है। और स्टोर्स में
फॉर एग्जाम्पल 10 लाइट लगी हुई है, ओके, और सब खर्चा हुआ मिला के 20 लाख रुपए। अब तुमको करना क्या है, एक बार देख लो यार, ये 20 लाख रुपए को किस रेशियो में बांटोगे। 20 लाख को बांटना है 100:150:50:10 के रेशियो में। तो 100 and 150, 250, 300, 310। तो टोटल नंबर ऑफ लाइट्स आर 310 लाइट्स इन दिस बिल्डिंग। तुम बांटोगे कैसे, 20 lakhs डिवाइड बाई 310 लाइट्स इंटू 100 F1 में डाल दो, 150 F2 में डाल दो, 50 कैंटीन के खर्चे में डाल दो, 10 स्टोर्स के खर्चे में डाल दो। समझ गए। चलो अभी सुपरवाइजर की सैलरी है पर मंथ। अभी ये देख लो कि उसने कितने आवर्स कहाँ पे काम किया है, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स ने मान लो महीने में 100 घंटे यहाँ, 200 घंटे यहाँ, 50 घंटे यहाँ और 50 घंटे यहाँ काम किया है। तो 100, 200, 50, 50, 100:200:50:50, इस रेशियो में बस तुमको खर्चा बांट देना, सिंपल, ठीक है। ये तुम अपोर्शनमेंट कर रहे हो। डेप्रीसिएशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, डेप्रीसिएशन एंड मेंटेनेंस ऐसा समझ लो F1 और F2 में ही सिर्फ मशीन्स लगी हुई है, ठीक है, और वहीं पे ये मशीन का मेंटेनेंस और डेप्रीसिएशन जा रहा है, बाकी कैंटीन और स्टोर्स में नहीं जा रहा। तो मैं खर्चा भी सिर्फ F1 F2 वहीं बांटूंगा, बाकी दोनों जगह पे नहीं। और समझ लो इक्वल वैल्यू की मशीन लगी हुई है, डेप्रीसिएशन को हमको वैल्यू के बेसिस में बांटना, बिकॉज जितनी ज्यादा महंगी मशीन होगी उतना ज्यादा उसका डेप्रीसिएशन होगा। तो समझ लो दोनों की मशीन्स की वैल्यू सेम है, तो जितना खर्चा F1 में उतना F2 में बराबर, मतलब 10 लाख रुपए। ये 20 लाख के दो पार्ट करो, 10 लाख F1, 10 लाख F2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे बांट दिए। अब तुमको क्या पता चलेगा कि F1 का ओवरहेड्स का कॉस्ट आ गया, F2 का ओवरहेड्स का कॉस्ट आ गया, और अरे यार मैंने इनको कुछ अलग नाम दिया था, चलो वो नाम रखते हैं पहले। मैंने नाम दिया था, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज S1 एंड S2। इन सबके खर्चे तुमने बांट दिए, ठीक है, ओवरहेड्स बांट दिया तुमने। अब इसके बाद तुमको ये सोचना है कि गुड्स कहाँ बन रहा है, ठीक है, गुड्स कहाँ बन रहा है, गुड्स की कॉस्ट में खर्चा ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा ना। तो गुड्स बन कहाँ रहा है, तो गुड्स तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट में तो खाना बन रहा है यार, उधर उधर थोड़ी कोई आईफोन खरीदने आएगा। तो तुमको करना क्या होगा, पहले तो तुमने ओवरहेड सबको बांट दिए, उसको बोलते थे अपोर्शनमेंट। अब तुमको क्या करना है, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे वापस उठा के तुमको P1 और P2 में बांटना है, ठीक है। सर्विस का खर्चा वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है और जिसका नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का मतलब है हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा वापस से उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है, बिकॉज अल्टीमेटली गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन रहा है, ठीक है। इस खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे, सारे सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालेंगे और वहां से हमको रेट पता चल जाएगा कि एक फोन बनाने में इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। चलो रीअपोर्शनमेंट कैसा होगा वो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले P1, P2, S1, S2, ठीक है, ओवरहेड्स एक्स 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 एक्स, ये जो हमने बांटा दिस वाज अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। अब रीअपोर्शनमेंट करना है, चलो तो रीअपोर्शनमेंट कैसे करोगे, पहले तुमने S1 का रीअपोर्शनमेंट कर दिया, तो S1 के खर्चे उठाओ और P1 P2 में बांट दो। तो मैंने क्या किया, इस खर्चे को यहां से निकाल के, यहां से निकाल के मैंने, ठीक है, यहां से निकाल के मैंने यहां भेज दिया और यहां भेज दिया। अब ये वाला कॉस्ट हो गया 0, ये अभी भी वैसे ही है, ठीक है।
S1 का खर्चा मैंने सिर्फ P1 और P2 में बांटा है, S2 को नहीं बांटा है, ठीक है। अब S2 में कुछ खर्चा बचा हुआ है, तो अब S2 का खर्चा भी बांट देता हूँ। S2 का खर्चा मैंने S1 को नहीं बांटा, सिर्फ P1 और P2 को बांटा। अब ये आ गई P1 की टोटल ओवरहेड्स और P2 डिपार्टमेंट की टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। दिस इज टोटल ओवरहेड्स। अब क्या करना है, मैंने बोला था ओवरहेड्स निकालेंगे हम लोग, ये साल की शुरुआत में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो तुमको जो 1 करोड़ मिला था वो ऐसे मिला था, समझ लो, ठीक है। अब ये खर्चा मिल जाने के बाद ये जो खर्चा होगा ना, दिस विल बी फॉर अ मंथ और फॉर अ ईयर, एक पीरियड के लिए होगा। अब तुमको इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो तुमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय आउटपुट, कि इस महीने में दोनों डिपार्टमेंट में कितना काम होने वाला है। तो यहाँ पे 1000 फोन बनने वाले, यहाँ भी 1000 फोन बनने वाले हैं, ये हो गए सब दोनों जीरो। अभी दोनों को अगर तुमने डिवाइड किया तो अब जो आंसर आएगा, दिस विल बी अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। दिस इज अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। समझ गए? ओके, तो ये एक स्टेप है। पहले हम क्या करते हैं, पहले एलोकेशन करते हैं, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि ये खर्चा सिर्फ इसी डिपार्टमेंट ने किया है, तो उसी डिपार्टमेंट को बांटो। फिर तुम करते हो अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा वापस से प्रोडक्शन को बांटना है, दैट इज रीअपोर्शनमेंट। और रीअपोर्शनमेंट करने के बाद जब तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल लेके आ जाते हो, ओवरहेड्स का खर्चा, उसके बाद डिवाइड बाय आउटपुट या फिर लेबर आर या फिर मशीन आर, याद करो 6 मेथड्स, उनमें से किसी भी एक से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी P1 के लिए आउटपुट मेथड फॉलो करे और P2 के लिए लेबर आर मेथड फॉलो करे। समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने सेम लेके रखा है। चलो, एक बार तुमको ऑब्जॉर्प्शन रेट मिल गया, अब तुम जितना भी आया होगा, हमारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपये आया था पर फोन ऑब्जॉर्प्शन रेट, हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने तुमको रीअपोर्शनमेंट का एक पहला तरीका बताया था। ये जो मेथड था, दिस वाज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। अच्छा यार, इसका नाम डायरेक्ट मेथड क्यों? मैंने सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही बांटा है। देखो, मैंने सर्विस डिपार्टमेंट S1 का खर्चा S2 को नहीं बांटा, और जब S2 का खर्चा बांटने लगा मैं, तो मैंने S1 को नहीं बांटा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। डायरेक्टली जो काम करना है डायरेक्ट करो यार, वापस से तुम S1 का S2 में भेजोगे, फिर S2 का S1 में भेजोगे, ऐसे बार बार इनडायरेक्टली स्टेप्स बढ़ाओ मत, सीधा डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो। सिंपल मेथड है, ठीक है। बट इतना सिंपल नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा मेथड था। दिस वाज फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड है जिसका नाम है स्टेप लैडर मेथड, जिसको स्टेप मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप लैडर और स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। चलो, इस मेथड में क्या होने वाला है? इस मेथड में होगा कुछ यूं कि हमने जो अपना एग्जाम्पल लिया था उसी को आगे कंटिन्यू करता है। देयर इज डिपार्टमेंट P1, P2, S1, S2, ठीक है। P1, P2, S1, S2, हमने खर्चा बांटा था, ठीक है। अपोर्शनमेंट किया था, रीअपोर्शनमेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपोर्शनमेंट। तो अपोर्शनमेंट का खर्च मतलब होता है आपको खर्चे हर एक डिपार्टमेंट में बांटना है, ठीक है। तो मैंने P1 में भी खर्चा बांटा था, P2 में भी बांटा, S1 में भी बांटा और S2 में भी बांटा। अब मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ, स्टेप मेथड, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो S1 और S2 दो सर्विस डिपार्टमेंट है, इन दोनों के ओवरहेड्स के कॉस्ट मुझे P1 और P2 में बांटना है, ठीक है। तुमको कुछ ना कुछ रेशियो दिया होगा, किस रेशियो में बांटना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल समझ रहा हूँ, हम इक्वली बांट रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले S1 का खर्चा बांटे या पहले S2 का। तो ये देखो, ज्यादा बड़ा अमाउंट किसका है, ठीक है। मोस्टली अमाउंट से देखते हैं कि ज्यादा बड़ा अमाउंट किसका है, उसका खर्चा तुम पहले बांट दो, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट है। तो अपने एग्जाम्पल में समझो S1 इज मोर सिग्निफिकेंट, कैंटीन में ज्यादा खर्चा होता है। तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट कर दिया,
रीअपोर्शन में मैं पहले एक्स, ये जो S1 का खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब ध्यान देना S1 का खर्चा कहाँ कहाँ जाएगा। S1 का खर्चा P1 में भी जाएगा, S1 का खर्चा P2 में भी जाएगा, और S1 का खर्चा S2 में भी जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला खर्चा यहां भी जाने वाला है। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी अपना खर्चा बांटेगा। क्या स्टोर्स में जो काम करते हैं वो कैंटीन में खाना खाने नहीं आए होंगे? तो सर्विस तो ली है स्टोर्स वाले ने, S2 ने कैंटीन की सर्विस तो ली है। यस, तो उनको भी खर्चा बेयर करना पड़ेगा। कैंटीन का खर्चा बेयर तो करो यार, तुमने भी खाना खाया है, तो बेयर करेंगे वो लोग। बांट दिया मैंने, तो यहां भी बांटा और इन दो जगह पे भी बांटा। ठीक है, चलो अब ये हो गया खत्म, दिस इज नील। इन S2 भाई साहब का खर्चा थोड़ा बढ़ गया, P1 P2 के खर्चे भी बढ़ गए। ये तुम्हारा पहला स्टेप था, तुमने S1 का रीअपोर्शनमेंट किया था। अब तुम S2 का भी रीअपोर्शनमेंट करोगे। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू जो हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट था उसका खर्चा बांट रहा है। अब S2 का खर्चा ये है, ठीक है, S2 का कॉस्ट कैसे बांटना है। चलो ये तो नील हो गया है, ठीक है। अब तुमने S2 का खर्चा बांटा, यहां से हटा दिया इसको। अब सोचो ये कहां कहां जाने वाला है, ठीक है। तो कहां कहां जाने वाला है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन रेसिप्रोकल, बिकॉज हमने एक बार S1 का खर्चा S2 में बांटा, ठीक है, वापस से S2 का खर्चा S1 में बांट के एक लूप नहीं बनाने वाले। रेसिप्रोकल मतलब वो लूप बन जाएगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है। तुमने S1 का खर्चा S2 में बांट दिया, बस बात खत्म। S2 का खर्चा S1 में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ P1 और P2 में जाना चाहिए। तो ये खर्चा यहां बिल्कुल नहीं जाएगा, S1 में बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ P1 और P2 में। तो ये भी हो गया नील और ये भी हो गया नील। अब बच गए सिर्फ ये दोनों, ठीक है। इनकी टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई, दिस इज टोटल ओवरहेड्स। अब क्या करें, अब ओवरहेड्स आ गया ना, रिकवर करोगे कस्टमर से, एक ही कस्टमर से नहीं ले सकते, याद है, रेट निकालना पड़ेगा। तो बस यहां पे तुम डिवाइड कर दोगे, लेट से आउटपुट से 1000 फोन, 1000 फोन आउटपुट है तुम्हारा नंबर ऑफ फोन्स। ये दोनों तो खत्म हो चुके हैं बेचारे। तो ये जो भी कुछ आंसर आया तुम्हारा, दिस इज योर अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, एंड दिस इज योर अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। क्या ये सबको समझा? इस रेट से तुम रिकवरी करोगे, ठीक है। मान लो ये आया 5000, ये भी आया 5000, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो 5000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 फोन की कॉस्ट में चार्ज करेगा, 5000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 फोन की कॉस्ट में ऐड करेगा, दोनों मिला के हो गए 10,000, ठीक है। और वो 10,000 फोन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा मटेरियल और वेजेस के साथ में। याद करो अपना एग्जाम्पल, हमने शुरू में जो एग्जाम्पल लिया था, फोन कितने में बना रहे थे हम? यस, फोन बना रहे थे 40,000 में। ये जो 10,000 है वो कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। तो तुमने ओवरहेड्स, ये जो 1 करोड़ का ओवरहेड्स का कॉस्ट था, ये हमने अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा, ठीक है। फिर जाके ये 1 करोड़ खर्चा आया, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ फोन से, यहाँ पे है 1000, मैंने एक साथ कर दिया था, ठीक है, मैंने 2 डिपार्टमेंट नहीं लिए थे। तो 10,000 रुपये का जो कॉस्ट आया ये हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। फोन की कॉस्ट हो गई 40,000, और एप्पल बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट चार्ज करता है, ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज नहीं करता, तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट 40,000 के ऊपर। फोन की प्राइस 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट के 2 मेथड हुए, थर्ड मेथड मैं तुमको ब्रेक के बाद बताऊंगा, बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो अभी तक जितना हुआ है, ओके, एक ब्रेक के बाद थर्ड मेथड भी मैं बताऊंगा। उसके पहले हम लोग ये जो पहले 2 मेथड्स हुए वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड वॉज, बोलो, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का मतलब डायरेक्ट इसलिए बोलना है बिकॉज सर्विस का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन में जाता है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं जाता। और दूसरा वाला मेथड था स्टेप लैडर मेथड, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी, मतलब सीधा ही आप सर्विस का खर्चा उठा के प्रोडक्शन में मत फेंक दो, ठीक है। एक एक सीढ़ी जाओ, पहले S1 से S2 में भेजो या S2 से S1 में भेजो, फिर आप कहीं ना कहीं S2 जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, हमने S1 का खर्चा पहले S2 में भेजा, फिर S2 का खर्चा यहाँ यहाँ भेजा,
ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप गए हम लोग, दिस इज वाई दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप मेथड और स्टेप लैडर मेथड। नॉन रेसिप्रोकल भी है बिकॉज S1 का खर्चा अगर S2 में गया तो वापस से S2 का खर्चा S1 में आके ये लूप बनानी नहीं है हमको, ये लूप में नहीं घूमना है। ठीक है, S1 ने S2 को बांटा, बस बात खत्म, अभी S2 वापस S1 को अपना खर्चा नहीं बांटने वाला। ये होगा थर्ड मेथड में, जहां पे एक लूप बन जाएगी, ये लूप घूमेगी, 3-4 सर्कल घूमने के बाद ऑटोमेटिकली आंसर डेसिमल्स में आने शुरू हो जाएंगे, वहां पे अपना काम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो विल टेक अ ब्रेक।